व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं टॉलीवुड्स फ्यूचर हिट्स 7 फिल्म्स दैट कुड अर्न 2,500 करोड़। और भैया कौन सी पिक्चर है जो इतना ज्यादा कमा सकती हैं? तो भैया आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? जरूर बताएं। लेटर फैक्ट्स चैनल से वीडियो और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। इंडिया में 1000 करोड़ क्लब की शुरुआत करना, 4,000 करोड़ क्लब की मूवीज देना, जैसे कि बाहुबली 2, RRR, कल्कि 2, 898 AD एंड पुष्पा 2। ये काम करके टॉलीवुड यानी कि तेलुगु सिनेमा पिछले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा का टॉर्च बियरर रही। बट अगर तुम 2025 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट देखोगे तो टॉप 3 तो छोड़ो, टॉप 5 भी छोड़ो, टॉप 10 में सिर्फ एक तेलुगु फिल्म उस लिस्ट में जगह बना पाई और वो थी दे कॉल हिम ओजी। एंड आई एम श्योर कि ये डेटा देख के तेलुगु सिनेमा के फैंस को थोड़ा बुरा लगा होगा। बट डोंट वरी, क्योंकि भले ही इस साल टॉलीवुड का सिक्का नहीं चल पाया, लेकिन फ्यूचर में तेलुगु सिनेमा इतनी बड़ी बड़ी मूवीज लेके आ रही है कि अगले 5 साल तक सिंगल हैंडेडली तेलुगु सिनेमा का रूल होगा। और आज की हमारी ये वीडियो तेलुगु सिनेमा के उन्हीं 7 अपकमिंग मोस्ट एम्बिशियस मूवीज के बारे में, जिन मूवीज के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। वो कोई टिपिकल पैन इंडिया मूवीज नहीं, बल्कि उन सारी फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है। और इस लिस्ट में 2 मूवीज तो ऐसी हैं जिनका बजट हॉलीवुड मूवीज की तरह 100 मिलियन से भी ज्यादा है, और एक फिल्म ऐसी है जिसको दुनिया भर के 9 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा एक फिल्म तो ऐसी है जिसमें पोटेंशियल है बाहुबली 2 की हाइप को टॉप करने का। एंड आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी मूवीज तो हर इंडस्ट्री में बन रही है, लेकिन हम सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री की मूवीज पर ही क्यों वीडियो बना रहे हैं? तो देखो, ऐसा है कि बड़ी मूवीज तो हर इंडस्ट्री में सच में बन रही है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एंड सबसे ज्यादा एम्बिशियस फिल्में बस तेलुगु सिनेमा ही बना रही है। इसीलिए ये वीडियो डेडिकेटेड है तेलुगु सिनेमा को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। फौजी। तो हमारी लिस्ट की पहली फिल्म है प्रभास स्टारर फौजी, जो कि एक वॉर ड्रामा फिल्म होने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में दुनिया भर के वॉर ड्रामा मूवीज बन चुकी है, जिसकी वजह से आज ऐसी मूवीज को लेके फटीक सा होने लगा है। एंड दैट्स व्हाई आजकल अगर कोई अच्छी वॉर ड्रामा फिल्म बना भी देता है तो उस अच्छी फिल्म को भी देखने का मन नहीं करता। बट सुपरस्टार प्रभास की फौजी फिल्म का केस ऐसा नहीं है, बल्कि एक वॉर ड्रामा फिल्म होते हुए भी फौजी बहुत ही फ्रेश, यूनिक एंड एक्साइटिंग फिल्म लग रही है। और ऐसा लगने के 2 मेजर रीजन। पहला रीजन है कि इस फिल्म की स्टोरी लाइन बाकी वॉर मूवीज की तरह इंडिया पाकिस्तान एंगल पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये फिल्म एरा में सेट है। और प्रभास उस एरा में एक ऐसे फौजी का रोल प्ले करने वाले हैं जिसका सीधा कनेक्शन इंडिया के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस के साथ है, ब्रिटिश आर्मी के साथ है, वर्ल्ड वॉर 2 के साथ है, जापानीज आर्मी के साथ है, और शायद हिटलर के साथ। अब एक फिल्म में इतनी सारी चीजों का होना पब्लिक को एक्साइट करने के लिए मोर देन एनफ है। बट इस फिल्म के मेकर हमें मोर देन एनफ से भी कुछ ज्यादा देना चाहते हैं, और वो ज्यादा ये है कि फौजी फिल्म में भी प्रभास का कैरेक्टर महाभारत के कर्ण से इंस्पायर्ड होगा। बेसिकली इस फिल्म में प्रभास के कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज महाभारत के कर्ण वाले होंगे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये वॉर ड्रामा फिल्म है, महाभारत कहां से आ गई? तो भैया ऐसा है कि ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, बट ये उन इवेंट्स की एक फिक्शनल रिटेलिंग होने वाली है, जस्ट लाइक RRR। एंड दैट्स व्हाई मेकर इस फिल्म के लिए इतनी क्रिएटिव लिबर्टी ले पा रहे हैं। अब अगर दूसरा रीजन की तरफ चले तो वो है इस फिल्म का स्केल। तो देखो, इंडिया में मोस्टली वॉर ड्रामा मूवीज हमेशा मिड बजट में बनाई जाती है, लेकिन ये पहली फिल्म है जिसको 700 करोड़ के ह्यूमंगस बजट पे बनाया जा रहा है। और अगर बात करें कि आखिर इतना पैसा लग कहां रहा है, तो भैया इस फिल्म के लिए मेकर्स ने प्री इंडिपेंडेंस एरा का पूरा सेट क्रिएट किया था। ऐसी मूवीज में प्रोडक्शन डिजाइन पे खर्चा होना लाजमी है। साथ ही साथ इस फिल्म में हमें नेवर सीन बिफोर वॉर एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं। उस वॉर सीक्वेंस पे भी बेशुमार पैसा लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस फिल्म का बजट इतना ज्यादा हो गया है। तो भाई तगड़ी स्टोरी है, तगड़ा स्केल है, तगड़ा बजट है, सोने पे सुहागा। इस फिल्म के डायरेक्टर है हानू राघवापुडी, जिन्होंने सीतारमन जैसी ब्यूटीफुल फिल्म बनाई। तो इनमें पोटेंशियल है इस लेवल के स्केल और इस लेवल की स्टोरी को जस्टिस देने। और अगर प्रभास और हानू मिलकर इस फिल्म को पुल अप कर पाते हैं तो ये फिल्म वॉर ड्रामा जॉनर के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगी। साथ ही साथ वॉर ड्रामा जॉनर में रिवोल्यूशन भी लाई, एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिल्म पैन इंडिया सिनेमा के लेवल को एक स्टेप और ऊपर ले जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को 2 पार्ट्स में बनाएंगे, जहां इसका फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे रिलीज होगा। तो फिर कुछ साल बाद फौजी फिल्म का पार्ट 2 भी आएगा, जो कि एक प्रीक्वल होगी। ओके, तो अगर वीडियो में आगे चले तो हम जिस नेक्स्ट फिल्म की बात करने वाले हैं उसकी स्टोरी बहुत ही वाइल्ड होने वाली, और शायद ये इकलौती मास मसाला फिल्म होगी जिसको इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। ड्रैगन। हाँ, तो जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रशांत नील जूनियर NTR की फिल्म ड्रैगन। एज यू ऑल नो कि प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने पहले तो KGF फ्रेंचाइज से हमें नेवर सीन बिफोर मास सिनेमा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सालार जैसी फिल्म बनाई, जिसने हर डिपार्टमेंट में KGF फ्रेंचाइज को तो टॉप किया ही। साथ ही साथ प्रशांत नील ने सालार में जो वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई, उसका कंपेरिजन लोगों ने सीधा हॉलीवुड मूवीज की वर्ल्ड बिल्डिंग से किया। प्रशांत नील अब NTR के साथ मिलकर कुछ ऐसा ही बना रहे हैं जिसे देखने के बाद सब सालार और KGF को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ड्रैगन मूवी की स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग KGF एंड सालार से भी ज्यादा
एक्साइटिंग होने वाली। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ड्रैगन मूवी की स्टोरी गोल्डन ट्रायंगल से इंस्पायर्ड है। और अगर आपको नहीं पता हो कि गोल्डन ट्रायंगल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर के पास एक जगह है जहाँ बहुत से ड्रग्स बनाए जाते हैं जिनको दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है। और इस जगह पे किसी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि एक जमाने में कुछ माफियाज कंट्रोल करते थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं में से चाइनीज माफिया जाओवी से एनटीआर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। अब गोल्डन ट्रायंगल के बारे में आपको सिंपल वे में बताऊं तो ऐसा मान सकते हो कि जैसे रॉकी भाई का केजीएफ या फिर देवा का खानसार, वैसे ही ड्रैगन फिल्म में एनटीआर जिस जगह को रूल करेंगे उसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। और ये गोल्डन ट्रायंगल वाली बात सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि ड्रैगन फिल्म भी कुछ सालार और केजीएफ जैसी होगी, तो आप कह सकते हैं कि ड्रैगन फिल्म भी एक प्रॉपर प्रशांत नील फिल्म होने वाली है जिसको उनकी बाकी मूवीज की तरह 2 पार्ट्स में ही रिलीज किया जाएगा। बट ड्रैगन फिल्म के केस में प्रशांत नील कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि प्रशांत नील हमेशा होमबाले फिल्म्स के अंडर अपनी मूवीज बनाते हैं, बट इस बार वो होमबाले फिल्म्स की जगह मैत्री मूवीज मेकर्स के साथ मिलकर ड्रैगन बना रहे हैं। दूसरी नई चीज ये है कि ड्रैगन प्रशांत नील की पहली फिल्म है जिसके लिए वो कुछ फॉरेन कंट्रीज में इस फिल्म को शूट भी करने वाले। अब अगर फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो उस प्लान में थोड़ा चेंज रहने वाला है क्योंकि ओरिजिनली ये फिल्म जून 2026 में ही रिलीज होने वाली। बट एज ऑफ नाउ फिल्म के मेकर्स 2026 सेकंड हाफ या फिर 2027 फर्स्ट क्वार्टर में इस फिल्म को रिलीज करने की सोच रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि प्रशांत नील एंड एनटीआर दोनों ही इस फिल्म के फुटेज से कुछ खास खुश नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने 90% फुटेज को स्क्रैप कर दिया है और वो इस फिल्म में स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करवा के दोबारा से शूट करने वाले हैं। जो लोग इस न्यूज को नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो ये कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, क्योंकि प्रशांत नील कुछ ऐसे रेयर डायरेक्टर्स में से आते हैं जिनको परफेक्शन का कीड़ा रहता है। उनको जब तक एक परफेक्ट शॉट नहीं मिल जाता तब तक वो बार-बार रीशूट करते रहे। और फिलहाल के लिए तो बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म अच्छी बन जाए, क्योंकि ये फिल्म अगर अच्छी बन गई तो इंडिया में तो ये फिल्म 1000 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन करने के पोटेंशियल तो रखती है। क्या पता है एनटीआर को आरआरआर से मिली ग्लोबल पॉपुलैरिटी की हेल्प से ये फिल्म ग्लोबल ऑडियंस की भी अटेंशन अपनी तरफ खींच पाए। और देखो, अगर राजा मौली के मास सिनेमा को ग्लोबल एप्रिसिएशन मिल सकता है तो भैया प्रशांत नील के मास सिनेमा भी कुछ कम नहीं होता। तो भाई अगर बात इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पे ले जाने की चल रही है तो मैं बता दूं कि नेक्स्ट जिस फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ उसको दुनिया भर के 9 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है और उस फिल्म में ग्लोबल सुपरस्टार का कैमियो भी हो सकता है। स्पिरिट। ओह चाचा, ये हुई ना बात। मैं बात कर रहा हूँ प्रभास और वांगा की स्पिरिट। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार पूरी मर्द जात बहुत ही बेसब्री से कर रहा है। और अगर बात करें कि सिर्फ मर्द जात ही क्यों, तो भैया ऐसा है कि इस फिल्म के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा। और वांगा इंडिया के इकलौते ऐसे डायरेक्टर है जिनकी हर फिल्म ए रेटेड होती है। तो बेसिकली इनकी मूवीज बच्चों या लड़कों के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि बस मर्दों के लिए बनाई जाती है। और अगर इस मर्दों वाली फिल्म की स्टोरी की बात करें तो स्पिरिट की कहानी एक शांत और सनकी कॉप की होगी जो कि क्राइम सिंडिकेट को पकड़ने के चक्कर में खुद एक झूठे केस में पकड़ा जाएगा। अब उस सनकी कॉप को खुद को इनोसेंट प्रूव करना है, साथ ही साथ उस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का भी पर्दाफाश करना है। और इस कहानी में सनकी एंग्री यंग मैन टाइप कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं डायनासोर प्रभास। और इस फिल्म में डायनासोर से पंगे लेने की हिम्मत है विवेक ओबरॉय में, जो कि इस फिल्म में मेन विलन रहे हैं। और रियल लाइफ में भी पंगे लेने में विवेक ओबरॉय से ऊपर कोई नहीं आता। बात करें फिल्म के लीड हीरोइन की तो इस फिल्म में दीपिका पादुकोण को एज ए लीडिंग लेडी कास्ट किया गया, लेकिन दीपिका और वांगा के आपस में कलेश हो जाता है और उस कलेश के चलते दीपिका को फिल्म से निकाल दिया जाता है, या यूं कहे दीपिका ने फिल्म छोड़ दी होती है। दीपिका के फिल्म से निकलते ही वांगा साहब ने भाभी 2 यानी कि तृप्ति डिमरी को इस फिल्म में एज ए लीडिंग लेडी कास्ट करते हैं। फिल्म के इन 3 मेन कैरेक्टर्स के अलावा फिल्म में प्रकाश राज, चिरंजीवी जैसे लेजेंडरी एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो गाइस ले देखिए, बात यह है कि इस फिल्म में मेन कास्ट और इस फिल्म में कास्ट के अलावा इस फिल्म में 2 बड़े सुपरस्टार्स का कैमियो भी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें से पहले सुपरस्टार है कोरियन मूवीज के एक्शन किंग डॉन ली। तो देखो, डॉन ली का इस फिल्म में बहुत ही पावरफुल और एक्शन पैक्ड रोल बताया जा रहा है। और अब ये रोल सिर्फ कैमियो होगा या सपोर्टिंग रोल होगा वो तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। बट दूसरे सुपरस्टार्स की बात करें तो वो है रणवीर कपूर। अभी ताजा न्यूज आई है कि रणवीर कपूर स्पिरिट में कैमियो करने वाले हैं। अब स्पिरिट में वांगा ने उनके लिए एक नया रोल लिखा है या फिर रणवीर रणविजय सिंह बन के ही इस फिल्म में आएंगे, वो तो वक्त बताए। बट एक चीज जो है मैं अभी बता सकता हूँ कि अगर ये सारे कैमियोस हुए तो सिनेमा का पर्दा और बॉक्स ऑफिस दोनों जलते हुए नजर आएंगे। एंड बॉक्स ऑफिस से याद आया कि ये कोई पैन इंडिया फिल्म नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को इंडिया के 5 मेजर लैंग्वेजेस में तो रिलीज किया ही जाएगा, साथ ही साथ इस फिल्म को इंटरनेशनली इंग्लिश, कोरियन, जापानीज एवं चाइनीज लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाएगा। और इतनी सारी लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज करने का मकसद यही है कि किसी तरह ओवरसीज में इंडियन सिनेमा का इंटरनेशनल मार्केट ग्रो कर जाए। और अगर इस फिल्म के साथ सब सही रहता है तो भैया 1500 करोड़ तो कहीं नहीं गए। और अगर ये फिल्म 2000 से 2500 करोड़ कर ले तो भी चौंकना मत। एंड द बॉक्स ऑफिस असाइड में इस फिल्म के लिए पर्सनली इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्पिरिट में प्रभास का कैरेक्टर एक्टिंग की डिमांड करता है और वांगा प्रभास को एज एन एक्टर किस तरह से यूज करने वाले हैं उसे देखने के लिए मैं भाई डैम एक्साइटेड हूँ। तो भाई वांगा साहब संभाल लेना, बहुत उम्मीद है आपसे। अब वांगा से तो उम्मीद है ही, लेकिन एक ऐसे डायरेक्टर है जिससे हमें वांगा से भी ज्यादा उम्मीद, और सिर्फ यही एक इंडियन डायरेक्टर है जिसमें पोटेंशियल है हॉलीवुड मूवीज को टक्कर देने की। और इस बार ये डायरेक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने वाला है। वाराणसी।
तो हमारी अगली फिल्म है वाराणसी। और वाराणसी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजा मौली की लास्ट फिल्म आरआरआर जो कि ग्लोबल हिट थी, उस फिल्म की वजह से राजा मौली ग्लोबली एक स्टार डायरेक्टर बन गए थे। और राजा मौली की ग्लोबल पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोगों को उनसे नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की फिल्म एक्सपेक्टेशन रही है, और उसी डिमांड को पूरा करते हुए राजा मौली वाराणसी जैसी एक इंटरनेशनल फिल्म बना रहे। और वाराणसी शायद इंडिया की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसकी ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग की जा रही, और वो भी काफी पहले से। और अभी रिसेंटली एसएस राजा मौली एंड पृथ्वीराज सुकुमारन एंड प्रियंका चोपड़ा जोनस की फर्स्ट लुक रिवील की गई। उसके बाद महेश बाबू का फर्स्ट लुक रिवील करने के लिए राजा मौली ने एक वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसको नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने कवर भी किया था। अब अगर इस फिल्म की स्टोरी और प्लॉट पे थोड़ा सा बात करें तो आपको पता ही होगा कि एक एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जिसमें विलन को अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए होगी, कुछ ऐसा ही चाहिए होगा। और फिल्म के हीरो का काम उस संजीवनी बूटी की रक्षा करना। इस फिल्म में हमें एडवेंचर के साथ साथ साइंस फिक्शन, हिस्ट्री, माइथोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलेगा। इस फिल्म में टाइम ट्रेवल भी हो सकता है, और टाइम ट्रेवल की हेल्प से फिल्म के कैरेक्टर संजीवनी बूटी लेने भगवान राम के टाइम पे भी जाएंगे, वो भी उस टाइम पे जब रामायण का एपिक वॉर चल रहा हो। अब देखो, सुनने में तो ये स्टोरी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी एपिक मूवीज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही, बट इस स्टोरी पर फिल्म बनाने के लिए खर्चा भी हॉलीवुड मूवीज जितना ही आएगा। तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म का बजट 130 मिलियन है, मतलब लगभग 1200 करोड़ रुपए। और अगर खर्चा हॉलीवुड लेवल का हो रहा है तो लोगों की बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस भी हॉलीवुड फिल्मों की जितनी ही होगी। और अगर सब सही रहा तो राजा मौली हॉलीवुड को भी मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलेंगे कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम बोलते हैं कि तू क्या है बे। अब अगर वीडियो में आगे चले तो हमारी नेक्स्ट फिल्म जो है उसका बजट भी वाराणसी फिल्म की तरह ऑलमोस्ट 100 मिलियन है, और इस फिल्म को बनाया जा रहा है हॉलीवुड को इंडियन सिनेमा के रियल पोटेंशियल दिखाने के लिए। अल्लू एटली की, इसमें दीपिका भी है ना इसके अंदर। जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है एटली और अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म। एंड एज यू ऑल नो कि एटली ने जवान से 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस दिया था, अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 से 1800 करोड़। तो जब ये अपने अपने सेक्टर के किंग साथ में आएंगे तो भाई तबाही तो मचेगी और खूब जमेगा रंग। और एटली और अल्लू अर्जुन रंग जमाने के लिए कोई टिपिकल पैन इंडिया फिल्म बना नहीं रहे, बल्कि ये दोनों मिलकर ग्लोबल लेवल पर एक साइंस फिक्शन फिल्म बना रहे हैं। और अगर इस साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो इस फिल्म में हमें टाइम ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स या यूं कहे मल्टीवर्स और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन अकेले ही 3 कैरेक्टर्स प्ले करेंगे, यानी कि 3 रोल में होंगे, और 3 रोल में एक रोल का कंप्लीटली एनिमेशन होगा। और यही नहीं, जहां अल्लू अर्जुन इस फिल्म में मेन हीरो है तो वहीं इस फिल्म के मेन विलन का रोल भी अल्लू अर्जुन ही प्ले करते नजर आ सकते हैं। एज आई सेड कि अल्लू अर्जुन के 3 कैरेक्टर्स हैं, तो 3 कैरेक्टर्स के अपोजिट दीपिका पादुकोण, रश्मिका और मृणाल ठाकुर जैसे एक्ट्रेसेस को कास्ट किया गया है। और मूवीज में जानवी कपूर का भी इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है। अब बाकी लोगों के एक्चुअल रोल्स क्या हो गए उनको लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई, बट दीपिका पादुकोण के बारे में कहा जा रहा है कि वो फिल्म में एक वॉरियर क्वीन का रोल प्ले करेंगी। और अगर अब इस फिल्म के बजट की बात करें तो जिस लेवल की फिल्म एटली अल्लू अर्जुन बना रहे हैं उसे स्मॉल या मिड बजट पे तो बनाना पॉसिबल ही नहीं। ऊपर से इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करके बनाया जा रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 800 करोड़ का खर्चा किया है। और अगर ये फिल्म अच्छी बन गई तो ये तो लिखा हुआ है कि ये फिल्म जब 2027 में रिलीज होगी तो इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, सोने पे सुहागा। और क्या पता ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में भी फट जाए, मतलब जो कारनामा आरआरआर ने किया था शायद ये फिल्म भी वो कर दिखाए। तो गाइस, अब तक हमने जिन मूवीज की बात की वो तो ऐसी मूवीज हैं जो फ्यूचर में इंडियन सिनेमा को आगे ले जाएंगे। अब हम मूवीज ऐसी तेलुगु साइंस फिक्शन मूवीज के सीक्वल पर बात करेंगे जिसका कॉन्सेप्ट मुझे जेन्युइनली हॉलीवुड मूवीज के साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट से भी 10 टाइम्स ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। कल्कि 2। उस फिल्म का नाम है कल्कि 2। पहले अगर कल्कि 2 टाइनेट एडी पार्ट 1 की बात करें तो भैया जिस तरह से नाग अश्विन ने पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड और इंडियन माइथोलॉजी को कंबाइन करके हमारे सामने प्रेजेंट किया था, दैट वाज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इंडियन हिस्ट्री के कर्ण और अश्वत्थामा जैसे एपिक नेम्स को मॉडर्न वर्ल्ड की स्टोरी में देखना ये बहुत ही एक्साइटिंग। और जहाँ कल्कि पार्ट 1 में हमें अश्वत्थामा, कर्ण और भैरव एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए थे, तो वहीं कल्कि 2 में अश्वत्थामा एंड कर्ण एक दूसरे के साथ देंगे और सुप्रीम यास्किन को हराएंगे। और वैसे अगर कास्ट की बात करें तो कल्कि 1 की मोस्टली कास्ट कल्कि 2 में भी नजर आएंगी, एक्सेप्ट दीपिका पादुकोण, क्योंकि दीपिका जी का कल्कि के मेकर्स के साथ भी कलेश हो गया और इसीलिए उन्होंने ये फिल्म भी छोड़ दी। बाकी दीपिका के रिप्लेसमेंट के लिए कास्टिंग का काम जारी है। देखते हैं कि दीपिका के बाद सम एटी या सुमति का रोल कौन से एक्ट्रेस प्ले करेंगे। अब अगर कल्कि 2 के बारे में थोड़ा और बात करें तो आपको बता दूं कि जहां कल्कि 1 का बजट 600 करोड़ था तो वहीं कल्कि 2 का बजट 700 करोड़ होने वाला है। और जैसे कल्कि ने साइंस फिक्शन जॉनर में वर्ल्ड सिनेमा को एक यूनिक फिल्म ला के दी थी, वैसे ही नाग अश्विन एक बार फिर कल्कि 2 से ग्लोबली इंडियन सिनेमा का नाम रोशन करने वाले हैं। और अगर रही बात बॉक्स ऑफिस की कड़े तो जहां कल्कि 2 टाइनेट ने 1000 करोड़ किए थे तो वहीं कल्कि 2 का पोटेंशियल इजीली 2000 करोड़ का है। एक और बात, मोस्टली लोगों को लगता है कि कल्कि फ्रेंचाइज के 2 पार्ट ही आएंगे, तो ऐसा नहीं है क्योंकि इट्स नॉट अ फ्रेंचाइज, इट्स अ सिनेमैटिक यूनिवर्स। और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में कल्कि 2 के बाद और भी फिल्में आएंगी जिसमें हमें अश्वत्थामा की तरह कुछ और चिरंजीवी देखने को मिल सकता है। क्या पता कर्ण की तरह हमें और भी इंडियन हिस्ट्री के पॉपुलर नेम्स देखने को मिले। और ये सब देखने को मिलेगा या नहीं वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी फ्यूचर से 4 कदम पीछे पास्ट में जाए तो एक फिल्म आई थी बाहुबली 2 और उस फिल्म की जो हाइप थी
वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। इंडियन ऑडियंस और सिनेमा थिएटर ने कभी भी एनिमेशन एक्सपीरियंस नहीं करी, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अब वैसे ही हाइप दोबारा खुद ऐसे राजामौली भी क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि रुको जरा, सबर करो, क्योंकि अब हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो बाहुबली 2 की हाइप को भी टॉप करने वाली। अच्छा, सालार 2 तो हाँ। मैं बात कर रहा हूँ सालार पार्ट 2 सौर्यंगा पर्वम की। तो प्रभास एंड प्रशांत नील सालार एक ऐसी फिल्म थी जिसने इंडियन ऑडियंस को मास सिनेमा का एक यूनिक कॉम्प्लेक्स और वर्ल्ड क्लास वर्जन दिया था। और जब लोगों ने इस फिल्म को देखा तो बहुत से लोगों को ये फिल्म कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स लगी, कई लोगों को समझ ही नहीं आया, बट जिनको ये फिल्म समझ में आई उनके लिए ये फिल्म एक मास्टरपीस मास मसाला फिल्म थी। अपनी रिलीज के टाइम पे इस फिल्म में एसआरके की डंकी को क्लास में बीट करते हुए 600 करोड़ का बिजनेस किया। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज हुई तब से लेके आज तक ये फिल्म ट्रेंड कर रही। और जब कोई फिल्म लगातार 1 साल से ज्यादा ओटीटी पे ट्रेंड करती है तो तुम उससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस फिल्म की सीक्वल की क्या हाइप होने वाली। और अगर सालार 2 की स्टोरी पे थोड़ा बात करें तो जहां सालार 2 में हमें 2 दोस्तों की दोस्ती देखने को मिलती है, तो इस फिल्म में हमें उन दोस्त यानी कि देवा और वरदा, या यूं कह प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमार की दुश्मनी देखने को मिलती है। अब इस दुश्मनी में कितना खून खराबा होगा वो तो प्रशांत नील डिसाइड करेंगे। प्रशांत नील इस प्रोजेक्ट को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने ओपनली बोल दिया है कि ये उनके करियर की बेस्ट फिल्म होने वाली है। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा जिसे शायद आप एग्री ना करो, बट सालार 2 की हाइप बाहुबली 2 की लेवल की होने वाली। रही बात बॉक्स ऑफिस की, तो कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम श्योर कि मेरी जो भी प्रेडिक्शन होगी ये फिल्म मुझसे ज्यादा ही बिजनेस करेगी। और रही बात इस फिल्म के रिलीज डेट की, तो उसमें अभी काफी टाइम है, क्योंकि प्रभास अगले 2 साल अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बिजी है और नील भी एनटीआर के साथ ड्रैगन बनाने में बिजी। तो आई थिंक ये फिल्म शायद 2028 लास्ट क्वार्टर या 2029 तक ही रिलीज हो पाएगी। बाकी इस वीडियो को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर आप 1500 कमेंट का टारगेट पूरा करा देते हो, तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर लाएंगे, जिसमें हम बाकी तेलुगु मूवीज को कवर करेंगे। साथ ही साथ ट्राई करेंगे कि ऐसी वीडियो हर इंडस्ट्री की मूवीज के बारे में बना सकते। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सारी मूवीज इनके सेकंड पार्ट इतने साल बाद आते हैं कि फर्स्ट भूल जाते हैं। इंटरेस्ट भी मुझे लगता है कि जैसे मूवी कोई आती है तो उसका पार्ट मुझे लगता है अगले साल आ जाना चाहिए या उसके अगले साल आ जाए, मतलब 1 साल गैप। इनफैक्ट इतनी सारी वेब सीरीज भी है, जैसे फर्जी, तो नहीं कितने साल पहले कब आया था वो। क्योंकि मुझे लगता है अगर एक मूवी ने अच्छा किया है और वो साल 1.5 साल के बाद ही उसका पार्ट आ जाए ना, तो माइंड फ्रेश फिर भी रहता है। जैसे केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 में देख लो आप, थोड़ा सा, हाँ वो भी गैप था, पुष्पा में भी थोड़ा सा गैप था, लेकिन फिर भी भाई। और पहला सबसे बड़ी बात है पार्ट 2 आए, लेकिन पार्ट 2 से पहले जो पार्ट 1 आता है उसने बुनियाद कितनी स्ट्रॉन्ग रखी है वो मैटर करता है। सलार का मैं कहूँगा कि उसने बहुत ओवर हाइप भी नहीं क्रिएट करी, मतलब हाइप थी उस मूवी की, लेकिन आने के बाद जब लोगों के रिव्यूज आए तो मिक्स्ड आए थे, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रभास बिल्कुल चुपचाप ही है इस मूवी के अंदर, उस टाइप का था। लेकिन वो कैरेक्टर बिल्टअप था, जो कि कैरेक्टर निकल के आएगा दमदार अगले पार्ट में, मुझे जहाँ तक लगता है। फौजी से मुझे भी एक्सपेक्टेशंस में अपनी कहूँ तो मुझे कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे उस मूवी का भी कुछ इतना पता नहीं लगा है ना, हमें कोई ग्लिम्स मिला है अभी तक। कुछ कोई ग्लिम्स मिल जाएगा तो एक हम कह सकते हैं, जबकि हमें स्पिरिट को लेकर एक माइंडसेट है कि भाई वो एनिमल टाइप मूवी आने वाली है, या फिर वो थोड़ा सा कॉप वाला हो गया। इसमें कैसा होगा, वो किस तरीके से उस एरा को दिखाएंगे, वो टीजर ग्लिम्स आने के बाद पता लगेगा। स्पिरिट से एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, और बाहुबली की जो एनिमेटेड आ रही है ना, उससे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, आप किस कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो। बाय, टेक केयर।